नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में कक्षा 9वीं के अध्याय बहुपद के गुणनखंड इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि पिछली कक्षा में हमने ऐसे बहुपदों के गुणनखंड किए जिनमें कि किन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जाना था। a धन b की घात 2, a ऋण b की घात 2, a की घात 2 ऋण b की घात 2, इस तरह के सूत्रों के प्रयोग से हमने बहुपद के गुणनखंड किए। अब आज की कक्षा में हम ये देखेंगे कि किसी भी बहुपद का जो बीच का पद है, जो मध्य पद है, उसको दो भागों में बांटकर हम किस तरह से उसके गुणनखंड करते हैं। इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री संजय झा, जो कि उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में गणित विषय के शिक्षक हैं। आइए देखते हैं बहुपद के गुणनखंड मध्य पद को दो भागों में बांटकर। हाँ, बताइए संजय जी। छात्रों, पिछली कक्षा में 5.1 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में जो कि 9वीं कक्षा के पाठ 5 और बहुपदों के गुणनखंड है, उसमें 5.2 प्रश्नावली और 5.3 प्रश्नावली के मुख्य प्रश्नों को सविस्तार हम आपके सामने समझाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो 5.1 प्रश्नावली के प्रश्न थे, जैसे संजय जी ने बताया, उसमें सूत्रों का उपयोग होता था और आज जो प्रश्न हम हल करेंगे उसमें सूत्र का उपयोग नहीं हो पाता है, पर मध्य पद को हम दो भागों में बांटकर इन गुणनखंडों को हम हल करेंगे। जैसा कि आप देखें, शीर्षक है मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड ज्ञात करना। इसमें सबसे पहले 5.1 प्रश्नावली के पहले प्रश्न को हम लेते हैं। छात्रों देखें, प्रश्न लिखा हुआ है x² धन 14x प्लस 45। इस प्रश्न में विशेषता ऐसी है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें फिर से। x² धन 14x प्लस 45, ये जो 45 है यह किसी का वर्ग नहीं है। पिछली कक्षा में हमने 45 को वर्ग बना के किया था। x² x का वर्ग है, पर 45 किसी का भी वर्ग नहीं है, अर्थात इसमें सूत्र का उपयोग नहीं होगा। पिछली कक्षा में हमने ऐसे प्रश्नों को सूत्रों के प्रयोग से हल किया था। आज इस कक्षा में हम इसको, इस 14 को दो पदों में हम इसको बांट के करेंगे। आगे देखें, x² धन 14x धन 45। प्रश्न को शुरू करने से पहले छात्रों, एक विषय पे हम और आपके सामने चर्चा करेंगे कि गुणांक क्या होते हैं। जैसा हम आपको बताएं, फिर प्रश्न लिखते हैं x² धन 14x धन 45। छात्रों, एक शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे जो गुणांक कहलाता है। छात्रों ध्यान दें, x² का गुणांक क्या कहलाता है, क्योंकि शब्द का उपयोग हम बार बार करेंगे। यहाँ पे देखें, x² के साथ कुछ नहीं लगा है, अर्थात हम इसको 1 मानते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक छात्रों 1 होगा। यहाँ पे 45 लिखा है और यहाँ पे x का जो गुणांक है वह 14 है। गुणांक का मतलब होता है, जैसे हमने फिर से ऐसा लिखा 4x², अर्थात x² के साथ क्या लगा है छात्रों, 4। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x² का जो गुणांक है वह 4 होगा। प्रश्न को हल करने में इन गुणांकों का उपयोग होता है, इसलिए आपको थोड़ी सी जानकारी दी मैंने यहाँ पे कि x² के साथ जो लगा है वह उसका गुणांक कहलाता है। x के साथ जो चीज़ लगी रहती है, जो संख्या लगा रहता है, वह उसका गुणांक कहलाता है। यहाँ पे x का गुणांक धन 14 है और यहाँ पे जो अचर राशि है वो 45 लिखी गई है। प्रश्न देखें, x² धन 14x धन 45। मध्य पद, इस पद को हम मध्य पद कहते हैं क्योंकि यह x² और 45 के बीच में लिखी गई, इसलिए इसको हम मध्य पद कहते हैं। यहाँ पे हम 14 को दो भागों में तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए छात्रों ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और यहाँ पे यह 45 लिखी हुई है, इसलिए चाहे तो यहाँ पे किनारे इस तरीके से लाइन खींच के दिखना चाहिए उसमें कॉपी में, ये गुणांक 1 है और यह गुणांक इसका ये 45 है।
तो कुल मिला के हुआ 45 एकम 45, यह 45 एकम 45। अब इस 45 को इस 14 के साथ हम समायोजित करेंगे। छात्रों देखें, दो संख्या मैंने ऐसी मन में सोची कि 9 और 5 का गुणा 45 होता है और 9 और 5 को यदि हम जोड़ दें तो यह 14 आता है। तो देखा कितनी आसान तरीके से हमने किया कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे ये 45 है। इन दोनों राशियों का हम पहले गुणा करेंगे, गुणा करने पे ये 45 आता है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। फिर मन में सोचेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका गुणा करने पे 45 आए और फिर उन्हीं दो संख्याओं को हल करने पे 14 आए। तो देखा हमने 45 एकम 45, 9 पंजे 45 और 9 और 5 को यदि हम जोड़ दें तो बहुत आसानी से 14 आ जाता है। तो अब छात्रों देखें, इसको आगे हम पद में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर धन 9x धन 5x धन 45। देखा आपने, इस 14 को हमने 9 में तोड़ा और यहाँ पे हमने 5 में तोड़ा। और फिर देखें, जब प्रश्न को ऐसा लिख लें तो एक बार फिर से वापस देखें कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। इस त्रुटि के निवारण के लिए इस 9 और 5 धन 9 और दोनों 5 को यदि हम जोड़ें तो वापस यह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए। फिर छात्रों हम देखेंगे कि यहाँ पे ये दो ऐसे खंड बना लेंगे, एक ये खंड और दूसरा ये खंड। इस खंड में x बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा x धन 9 बचेगा। दूसरे खंड में 5 बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा x धन 9। कुल मिला के ये देखिए दो पद ये कॉमन पद हैं, उभयनिष्ठ पद हैं। इन उभयनिष्ठ पदों को एक बार फिर लिख लेते हैं और बाकी जो बचा अंदर x धन 5 लिख लेते हैं। तो यह इसका उत्तर कहलाएगा। देखा छात्रों आपने, प्रश्न क्रमांक जो 1 हमने प्रश्नावली 5.1 का किया, 2 का किया, एक्स स्क्वायर धन 14x धन 45 था। यह एक वर्ग समीकरण है और इसके दो गुणनखंड x धन 9 और x धन 5 बड़ी आसानी से हम आपके सामने लेके आए। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अभी देखा कि संजय जी ने हमको एक ऐसा प्रश्न बताया जिसमें हमने बहुपद के मध्य पदों को दो भागों में तोड़ा। जब आप उनको दो भागों में तोड़ेंगे तो एक ये विशेष बात ध्यान रखनी होगी कि उनका जो योगफल है वह मध्य की संख्या प्राप्त होनी चाहिए और जो गुणनफल है वो अंतिम संख्या और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जैसे कि यहाँ पर 1 था और अंतिम संख्या 45 थी और 1 और 45 का गुणनफल 45 होता है, तो 45 प्राप्त होना चाहिए। तो अंतिम जो संख्या हमारी रहेगी 45, उसके गुणनखंड हमें मन में सोचने हैं कि हम ऐसे कौन से संख्याएं लिखें जिससे उनका जोड़ मध्य की संख्या आए और गुणनफल अंतिम संख्या। टेलीटॉप में देख भी सकते हैं, यदि टेलीटॉप में देखना चाहें कि इस तरीके से 14x को हमने तोड़ा है, जैसा संजय जी बता रहे हैं, 9 और 5x, 9x धन 5x और धन कितना लिखा, 45 है ना। तो जैसा आपने कहा कि मध्य पद को दो भागों में तोड़ते हैं और 9 और 5 14 होता है और 45 और यहाँ पे 1 का यदि हम गुणा करें, स्क्रीन बोला करो, स्क्रीन करो, 45 और 1 का गुणा करें तो ये 45 आता है और 9 पंजे करें तो यहाँ पे 45 आना चाहिए और 9 और 5 को यदि हम जोड़ें तो इसका योग कितना आना चाहिए, 45। इस प्रकार मध्य पद दो भागों में टूटता है और जो गुणनखंड है बहुत आसान तरीके से हो जाता है। इसी क्रम में हम अच्छा संजय जी, क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि इसको मध्य पद में हमने तोड़ा तो उनको जोड़ने पर 20 का पद प्राप्त हुआ या 14 प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें घटाने पर 20 का पद प्राप्त होता है। हाँ। तो कृपया एक ऐसा उदाहरण भी हमारे विद्यार्थियों को बताने का कष्ट करें। अगला प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न है जो कि ऋण पर आधारित है, उसको मैं आपके सामने करता हूँ। प्रश्न है छात्रों देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 22x धन 120। छात्रों फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक
यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको हम 1 मानते हैं। यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और जो तीसरा पद है यह 120 लिखा हुआ है, अर्थात 120, और यदि हम यहाँ पे 1 का गुणा करें तो कुल मिला के होता है, छात्रों गुणा करने पे 120 आता है। अब 120 गुणा करने पे आया, फिर हम अपने मन में विचार लेके आएंगे और गुणा भाग मन में दिमाग में करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है कि उनका गुणा 120 आए और उनको जोड़ने पर यहाँ पे ऋण 22 आए। तो छात्रों आप देखेंगे कि यदि हम 12 और गुणा 10 करें तो 12 दहम होता है 120 होता है, और 12 और 10 को हम जोड़ें तो 12 और 10 को जोड़ो तो यहाँ पे ये 22 प्राप्त होता है। पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने धन 22 लिखा है पर संख्या में यहाँ पे ऋण 22 लिखी हुई है, इसीलिए इसके जो गुणनखंड होंगे यह ना हो के यहाँ पे छात्रों होगा -12 और -10 बराबर हो जाएगा -22। इस चीज़ का थोड़ा ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पे माइनस आया है तो गुणा करने पे माइनस ही अवश्य आएगा। फिर हमने इसको देखा कि x² माइनस 12x माइनस 10x धन 120, अर्थात 22 को जब हमने तोड़ा तो तोड़ने पे 2 खंड निकल के आए, -12x और -10x। छात्रों देखेंगे फिर से एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर 120 लिखा हुआ है। इन दोनों का हमने गुणा किया, 120 आया। मन में ऐसे विचार लाएंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनका गुणा करने पर 120 आता है और जिनको हल करने पे 22 आता है। तो हमने देखा कि 12 गुणा 10 12 दहम 120, और 12 और 10 को यदि हम हल करें तो वह 22 आता है। क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसलिए हम -12 लेंगे और -10 लेंगे, ताकि -12 और -10 का योग करने पर -22 प्राप्त हो। फिर सवाल को आगे बढ़ाते हुए x खंड हम इसमें से उभयनिष्ठ कॉमन ले लेंगे, x -12 बचेगा। और यहाँ पे छात्रों देखें कि चिन्ह यहाँ पे आगे माइनस का लगा हुआ है और अंदर चिन्ह धन का लगा हुआ है। यहाँ पे छात्र विशेष गलती कर देते हैं, लिख तो लेते हैं माइनस पर अंदर के चिन्ह कभी नहीं बदलते हैं, इसलिए इस सावधानी का जरूर अवश्य उपयोग करेंगे। माइनस जो चिन्ह आगे लगा रहता है उस चिन्ह को हम लिख लेते हैं। अब देखें अंदर क्या बचा, 10 निकल गया है और अंदर क्या बचा, x। आगे हमने माइनस निकाल लिया है तो अंदर का जो धन चिन्ह है वो बदल के कितना आ जाएगा, माइनस ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 गुणा 10 12 दहम 120 होता है और 10 में यदि x का गुणा करें तो 10x प्राप्त होता है। अब छात्रों देखें कि ये x -12 यहाँ पे भी है और x -12 यहाँ पे भी है। दोनों खंडों में x -12 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर अगले क्रम में हम ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बचता है यह देखिए x और यह देखिए -10। जो अंदर का जो गुणनखंड बचा रह जाएगा वह x -10 है। तो छात्रों देखा कि x² ऋण 22x धन 120 के जो 2 गुणनखंड हुए वह गुणनखंड आए x -12 और दूसरा खंड आया x -10। यह इसका उत्तर कहलाता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि ये संजय जी ने ये सवाल आपको बताया, इसमें एक और विशेष बात आपको ध्यान रखने की ये है कि इसकी जो तीसरी स्टेप है उस तीसरी स्टेप में आपने देखा कि दोनों ओर x -12 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से कोई भी बहुपद का अब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको जो गुणनखंड प्राप्त होगा वो एक जैसा प्राप्त होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं। यदि आपने एक जगह से कॉमन लिया है तो x -12 बचा है, तो दूसरी तरफ से -10 कॉमन लेने पर भी x -12 बचा है। तो इसी प्रकार एक जैसे गुणनखंड उभयनिष्ठ लेने से पूर्व हमको मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या उसमें कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं।
एक प्रश्न छात्रों और आपके लेके सामने आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन स्तर का प्रश्न कहलाता है। जी हाँ। यह भी 5.2 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है। प्रश्न है छात्रों, एक्स स्क्वायर माइनस 21x धन 108। थोड़ा सा इसमें कठिनाई का स्तर जो रहता है वो आपके सामने, इसको मैं बार बार उसको पॉइंट आउट करूँगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करने से पहले इस तरीके का हम कॉपी पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ये पता चल सके कि हमने यहाँ पे कौन सा कार्य किया है प्रश्नों को लेके। छात्रों देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। इस जगह पे मैं लाल निशान से निशान बनाता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 108। देखेंगे कि आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैंने पहले भी कहा था कि जो संख्या लगी होती है जिस पद के साथ वह उसका गुणांक कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखें x का गुणांक ऋण 21 कहलाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कहलाएगा। तो आप देखें सबसे पहले हम 1 और गुणा जो तीसरा पद है 108 लेते हैं। 108 एकम 108 हुआ। अब फिर आपसे मैंने कहा कि मन में सोचते हैं कि ऐसी कौन से पद हैं कि उनका गुणा 108 आता है और उनको हल करने पे 21 प्राप्त होगा। पर मान लीजिए किसी को पहाड़ा, जो अपन छोटी कक्षाओं में याद करते हैं कि पहाड़ा नहीं याद हो कि भाई कैसे इसका होगा गुणांक, तो उस दशा में आपको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ। आप शिक्षकों ने यदि आपको बताया होगा तो आपको फिर ये मेमोरी में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। ये ट्रिक होता है कि यहाँ पे 108 के गुणनखंड हम करेंगे आपके सामने और हम फिर पद निकालेंगे कि कौन से पद आते हैं। सबसे छोटा 2 से इसको मैंने भाग दिया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर मैंने यहाँ पे फिर 2 से भाग दिया तो यहाँ पे 27 दूनी 54। फिर यहाँ पे मैंने 3 नाम 27 और 3 तिया 9। मान लीजिए कि हमको याद नहीं है कि 108 के कौन कौन से खंड होंगे जो कि इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। इस दशा में मान लीजिए कि छोटा पद होता है, जैसे 8 है, 4 है तो 4 दूनी 8 होता है, तो हम आसानी से कर लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा 108 आ गया है कि जिसको हम आसानी से नहीं कर सकते और हमें सवाल भी हल करना है। तो इस स्थिति में हम 108 के छोटे छोटे ऐसे खंड कर लेंगे और खंड करने के बाद, क्योंकि इनको सबको गुणा करने पर ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, आप देखें 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 108 ये हमारे सामने पद आ जाएगा। अब इन्हीं ये जो संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, इन्हीं संख्याओं में से हम 2 संख्या चुनेंगे जिनको गुणा करने पर 108 आएगा और उन्हीं संख्या को हल करने पे यह 21 आपके सामने मैं लेके आऊँगा। आप देखें 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यदि 2 दूनी 4, ध्यान देंगे खंड था मेरे पास 2, 2, 3, 3 और 3। छात्रों ध्यान दें, यदि हम ऐसा लेते हैं 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 4 के गुणा करेंगे 108 आएगा। पर 27 और जब 4 को हम हल करेंगे तो यह 27 में से 4 गया, कितना बचा संजय जी? ये वापस 21 खंड में नहीं आएगा ये, मतलब इसको यदि हम हल करें तो यह 21 नहीं आ पाएगा इससे। अब हम दोबारा लेते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसा लेके 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 3 तिया मैंने 9 लिया। तो आप देखें ये खंड मैंने इन्हीं खंडों में से चुना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 9, और 12 और 9 का गुणा किया तो कितना हुआ 108 और 12 में 9 जोड़ा, 12 में 9 जोड़ा छात्रों, तो 12 धन 9, तो यह कितना हो गया 21 हो गया। तो यह प्रश्न जो मैं आपके सामने कर रहा था, मैंने आपके सामने बताया। देखिए कि यदि हम 1 और 108 का गुणा करें तो 108 होगा। ठीक है, यह 21 कैसे आएगा हमको याद नहीं है, हमें पहाड़ा मान लीजिए कि भूल गए हैं, विस्मित हो गए हैं कि इन दोनों क्या चीज़ हो सकती हैं कि उनका गुणा करने पर 21 आए। उस स्थिति में 108 के छोटे छोटे हम खंड कर लेंगे। अपनी कॉपी में दाएं तरफ रफ कार्य तो नहीं कह सकते, पर एक लाइन खींच के उसको हम दिखाएंगे और फिर इन छोटे छोटे खंडों को हम
हमने आपके सामने किया। छोटे छोटे खंडों को हमने लिया 2, 2, 3, 3 और 3। पहले हमने इस 2 का और इस 3 का मैंने खंड बनाया। 4 गुणा 27 108 आया, पर 4 और 27 को किसी भी दशा में हल करने पर 21 प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ये हमारा जो ग्रुप है, पेयर है, वो नहीं बन पाएगा। फिर हमने सोचा कि 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसा लिया मैंने, 2 गुणा 3 और फिर 3 तिया 9, क्योंकि ये 108 के गुणनखंड हैं। इनको हल करने पे ये अवश्य कितने आएंगे 108, पर 21 लाना है मेरे को। तो हमने फिर ये हमने ग्रुप बनाया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 गुणा 3 कितना किया 9, ये तो अवश्य 108 आएगा। और 12 और जब हमने 9 को जोड़ा तो यह आ गया 21, पर सवाल में लिखा हुआ है -21, इसीलिए धन 12 धन 9 ना लेके हम लेंगे -12 और -9, तो ये कितना हो जाएगा -21। तो सवाल का जो खंड था छात्रों, वह अंतिम इस प्रकार से हम लिखेंगे कि 12 गुणा 9 बराबर 108, और यहाँ पे -21 है, इसको लिखेंगे -12 -9 बराबर -108। अब देखेंगे यह x² लिखा, -21 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे इस प्रकार से, -12x -9x धन 108, 12 नाम 108 और 12 और 9 को जोड़ेंगे तो -12 -9 को, तो वह वापस -21 आ जाएगा। इस तरीके से बड़े बड़े गुणनखंडों को बड़ी आसानी से हल करते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुपों में बांट के बहुत आसानी से छोटे छोटे खंड इसके आपको बनने लगेंगे। अब देखेंगे कि हमने इसमें से x बाहर निकाला, x -12, अब आगे चूँकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो -9 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा x -12। देख लेंगे 12 नाम होता है 108, और ये जो धन चिन्ह है, आगे यहाँ पे ऋण चिन्ह था इसलिए हमने ऋण कॉमन लिया, धन चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस। फिर देखें ये जो दोनों पद हैं यह एक समान है, इनको हम एक बार लिख लेते हैं, और जो शेष पद बचे x -9। तो छात्रों ने देखा कि x² -21x धन 108 के 2 गुणनखंड x -12 और x -9 प्राप्त हुए। पुनः देखेंगे, इस प्रकार खंड करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, 12 नाम 108 और 12 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो मिलेगा ये, छात्रों ये 21 लिखा हुआ है, ये 21 प्राप्त होगा। ये एक और सवाल लीजिए। एक और सवाल आपके सामने हम लेते हैं, इसी प्रश्नावली का 5.2 प्रश्नावली का ये 6वां सवाल है। बहुत उपयोगी सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न है, अभी तक छात्रों आपने जितने भी मैंने आपके सामने 3 प्रश्न किए उसमें x² के पदों में था, x के पदों में था। एक सवाल आपके सामने लेता हूँ, यह y² धन 2y -3 है। इस तरीके के पद में यहाँ पे x ना हो के यहाँ पे लिखा हुआ है y लिखा हुआ है। छात्रों ध्यान देंगे, यहाँ पे फिर y² का जो पहला पद है y², इसका गुणांक देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको मानेंगे 1। यहाँ पे 3 लिखा है, -3 लिखा है, पर जब भी हम गुणांक लेते हैं तो चिन्ह केवल यहाँ पे की उपेक्षा करके केवल क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। तो यह हो गया 3 एकम 3। अब देखेंगे ऐसी 2 संख्या मन में सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा पद है, आसानी से आपको बन जाएगा। यदि हम यहाँ पे लिखें 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। धन 2 लिखा है, 3 में से जब 1 जाएगा तो धन 2 बचेगा, अर्थात इस y² इस 2y के जो गुणनखंड होंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे ये 3y -3, मतलब 2y को हम किस खंडों में तोड़ेंगे, धन 3y और ऋण y, और ये लिखा है -3। धन 2y के छात्रों क्या क्या खंड होंगे, धन 3y और ऋण y। कैसे किया पहले बताएं आपको, यहाँ पे देखें इसका गुणांक क्या लिखा है 1 लिखा है, यह
3 लिखा है, ऋण की उपेक्षा करेंगे, केवल 3 को लेंगे, 3 एकम 3। अब बीच के पद को देखेंगे क्योंकि मध्य पद के गुणनखंड करना है। मध्य पद को देखेंगे कि 2y लिखा हुआ है, इस 3 से हम 2 लेके आएंगे। मन में सोचेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 3 आए और उसको हल करने पे 2 प्राप्त हो। तो देखें 3 एकम 3 और 3 में से 1 जब जाएगा तो वह 2 बचेगा। इसलिए 2y के 2 खंड हुए, 3y और दूसरा खंड हुआ y। क्रम को आगे बढ़ाते हुए y कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y धन 3। एक विशेष बात छात्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमन 1 निकलेगा, मतलब कहने का मतलब है चूँकि आगे माइनस चिन्ह लगा है इसलिए चिन्ह तो हम माइनस लगाएंगे, पर ना y कॉमन निकल रहा है ना 3 निकल रहा है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जो 1 होता है वह सभी पदों का गुणांक होता है, इसलिए यहाँ पे हम 1 बाहर निकालेंगे, एक ऐसा लिख देंगे और अंदर बचेगा y धन 3। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऋण चिन्ह है तो ऋण कॉमन लेंगे तो अंदर का जो चिन्ह है वह बदल जाएगा। और पहले भी आपको बताया है कि जो पहले पद में उभयनिष्ठ निकलता है या कॉमन निकलता है वह दूसरे पद में भी वही आता है। और मान लीजिए कि यदि यहाँ पे y धन 3 निकला है और दूसरे में कुछ और निकल जाए तो आप ये अवश्य मानिएगा कि आपका जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपने उसको गलत कर दिया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे है कॉमन वह यहाँ पे भी कॉमन होगा। चिन्हों का ध्यान दीजिएगा, सवाल अपने आप सही होता चला जाएगा। फिर देखें y धन 3 और दूसरा खंड हो गया इसका y माइनस 1। तो आपने देखा कि ये जो प्रश्न है मेरे पास y स्क्वायर धन 2y माइनस 3, उसके सही खंड क्या हुए y धन 3 और y माइनस 1। छात्रों जब इन दोनों खंडों को आप यदि गुणा करेंगे, प्रश्न का हम आपको उल्टा रूप दिखाते हैं, जब इन दोनों खंडों को आप गुणा करेंगे तो आपका ये प्रश्न वापस आ जाएगा। आप करके देखिएगा, मैं आपके सामने अगला प्रश्न करूंगा, पर जब आप कॉपी लेके आए हैं, जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप इन खंडों को गुणा करके देखेंगे, आपका ये प्रश्न आ जाएगा। मतलब आप उत्तर की जांच आप स्वयं कर लेंगे। अगला प्रश्न है 5। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि संजय जी ने अभी आपको बताया कि एक गुणनखंड में उन्होंने क्या किया कि इस तरह से 2 भागों में बांटा कि बीच के मध्य पद को 2 टुकड़ों में जोड़ने पर मध्य पद प्राप्त हुआ। जबकि अभी उन्होंने जो आखिरी सवाल आपको बताया था उसमें उन्होंने आपको बताया कि बीच के मध्य पद को इस प्रकार तोड़ा कि एक में से दूसरे को घटाने पर देखिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आप इसको थोड़ा सा समझिए। एक बहुत आसान सा तरीका है इसे समझने का कि जो अंतिम पद होता है उस अंतिम पद का जो चिन्ह है, यदि मान लीजिए वो धनात्मक चिन्ह है तो जो बीच की संख्या है वह संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगी। अर्थात इस तरह के 2 टुकड़े उसके होंगे कि जोड़ने पर मध्य पद प्राप्त होगा। और यदि अंतिम संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है तब मध्य पद एक में से दूसरी संख्या घटाने पर प्राप्त होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इससे आपको सवाल को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। आइए संजय जी। छात्रों अभी मैंने आपके सामने जो 4 प्रश्न किए वह प्रश्नावली 5.2 के चारों सवाल थे। सवाल और अब मैं आपके सामने 5.3 प्रश्नावली का सवाल हल करूंगा। दोनों प्रश्नावलियों में मध्य पद को तोड़ना है। अब इसमें अंतर क्या है आपको मैं अंतर बताता हूं। 5.2 के जो प्रश्न थे वह आपके सामने मैं लिख के दिखाता हूं और 5.3 का लिख के दिखाता हूं। 5.2 में जितने भी प्रश्न दिए हैं वह इस तरीके के हैं। x स्क्वायर धन 14x धन 45 और 5.3 में जो प्रश्न है वह इस तरीके के हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x धन 8, मान लीजिए धन 8 लिखा हुआ है। अब प्रश्न में देखें कि यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 5.2 की हर प्रश्नावली में हर प्रश्न में 1 है और 5.3 प्रश्नावली के हर प्रश्न में x स्क्वायर का गुणांक आपको कुछ ना कुछ दिखेगा एक के अलावा इसमें हर में 1 रहेगा। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 3 लगा है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है। वो तो प्रश्नों की के हिसाब से दिए गए हैं। अब आपके सामने मैं इस तरीके का प्रश्न एक हल करके आपके सामने
दिखाता हूं, जिससे कि 5.3 प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने में आपको मदद मिलेगी। पहला ही प्रश्न मैं आपके सामने लेता हूं, 5.3 प्रश्नावली का ध्यान देंगे। प्रश्न है छात्रों, 3x² माइनस 2x माइनस 60। छात्रों, करने की विधि बिल्कुल वैसी है जैसे कि 5.2 प्रश्नावली के हल किए थे, केवल अंतर यह है कि वहाँ पे x² का गुणांक 1 है और यहाँ पे x² के गुणांक आपको दिए रहेंगे, एक के अलावा कुछ और, एक के अलावा कुछ और रहेंगे। ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पे x² का गुणांक 3 है। तरीका बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल वही तरीका है, तरीके में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है कि यहाँ पे इसके गुणांक को हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है 8। छात्रों, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे चिन्ह दिया है, इसको आप ध्यान में तो रखेंगे कि जैसे संजय जी ने बताया कि धन चिन्ह है तो हम किस तरीके से करेंगे और ऋण चिन्ह है तो हम किस तरीके से करेंगे। पर विशेष बात यह है कि यहाँ पे चिन्हों की उपेक्षा करते हुए हम देखेंगे 3 गुणा यहाँ पे ये 8 ऐसा लिखेंगे, 8 गुणा 3 बराबर होता है 24। अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्या है कि जिसको हल करने पे 24 आए और जिसको गुणा करने पे माफ़ कीजिए 24 आए और जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। आप देखेंगे 6 चौको 24, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। देखें ये 6 गुणा 4 बराबर होता है 24 और यदि हम ऋण 6 और धन 4 कर दें तो यह -2 प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम इसको लिखेंगे 6 गुणा 4, 6 चौको 24 और -6 धन 4 बराबर होता है -2। यहाँ पे छात्रों -6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये -2 दिया हुआ है, इसलिए -6 और धन 4 बराबर -2 करेंगे। छात्रों, ऐसा भी होता है, आप देखें कि यदि हम ऐसा 6 और -4 लेते तो यहाँ पे 2 उत्तर आता, पर हमारे प्रश्न में देखें लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 2x ऋण 8। 6 चौको 24 तो होगा, पर 6 को जब 4 में से हल करेंगे तो यहाँ पे ये -2 आना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे -6 धन 4 तभी ये -2 प्राप्त होगा। अब देखें कि प्रश्न को हम यहाँ पे -2x के 2 खंड करेंगे। ऐसे मैं एरो बनाता हूँ जिससे कि साफ साफ हो जाता है कि किस तरीके से खंड किए गए हैं। ये मैंने इसको -6 लिखा और दूसरे को धन 4x -8 लिखा। देखें इसको हल कर पे, यदि आपको लगता है कि कहीं सवाल गलत हो रहा है तो वापस आप ऐसा देख के हल करके देख सकते हैं कि इनको हल करने पे वापस कितना आएगा, -2x आएगा। कॉमन लेंगे छात्रों, कॉमन लेने में भी ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से मैं आपको बना रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप गलती बिल्कुल ना करें। प्रश्नों को हल करने में, समझने में आपको आसानी हो कि हमने कैसे कैसे कॉमन निकाले हैं। यहाँ पे देखें 6 मतलब 3 दूनी 6 होता है और यहाँ पे 3 एकम 3 होता है। x की घात 1 है, x की घात 2 है, अर्थात यहाँ पे कॉमन हम लेंगे छात्रों 3x लेंगे और जो अंदर बचेगा वह केवल x बचेगा, क्योंकि 3 निकल चुका है, x 2 में से एक x की घात निकल चुकी है और जब ये 3x निकल चुका है तो अंदर जो बचेगा केवल बचेगा x। यहाँ पे देखें ये x 1 निकल चुका है, करेंगे तो बिल्कुल आपके अभ्यस्त हो जाएंगे, करने में आदत में आ जाएगा इस तरह के। और ये 6 लिखा है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 लिखेंगे। जैसे खंड यहाँ पे आए वैसे ही खंड यहाँ पे आएंगे, बस थोड़ा सा सावधानी बरतें आप। ये 4 लिखा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पे देखें x लिखा है और यहाँ पे x दिया ही नहीं है, इसलिए x तो कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन क्या निकलेगा छात्रों, x 4 निकलेगा, माफ़ कीजिए 4 निकलेगा और अंदर बच के आता है x ऋण 2। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि आप देखेंगे कि जैसा खंड यहाँ पे निकला है वैसा ही खंड यहाँ निकलेगा। एक बार फिर लिखेंगे फाइनल आंसर आप इसका। दोनों खंड यहाँ पे x -2 है, उत्तर के रूप में इसको अलग से निकालेंगे और अंदर जो बचेगा ये 3x और
बचेगा ये 4। जब उत्तर निकाल लें तो आप यहाँ पे लिख दें अवश्य, यह प्रश्न का उत्तर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपने देखा कि बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। मध्यपद को 2 भागों में तोड़कर संजय जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से और सरल ढंग से आपको यह विधि समझाई। कक्षा 9वीं की अगली कक्षा में हम महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्त लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका अध्ययन करेंगे और ये हमारी अंतिम अवधारणा होगी। आज की इस कक्षा में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इस गणित की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित आपको प्रमेय बताई और कुछ उस पर आधारित प्रश्न भी हमने किए थे। आज हम वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ और सवाल लेंगे। इसके अलावा कुछ रचनाएं भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्नों की जो कि आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं और अधिकांश विद्यार्थी इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, जबकि ये प्रश्न बच्चों यदि आप देखेंगे तो बहुत आसान होते हैं। आइए देखते हैं संजय झा के साथ हम यह वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित प्रश्न। छात्रों, जैसा संजय जी ने कहा कि हमने पिछली क्लास थी 10वीं कक्षा की और जिसमें कि हमने वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्नों को और प्रमेयों को सिद्ध किया था और 8.1 प्रश्नावली के कुछ 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने हल किया था। संजय जी, आज हम उन्हीं प्रमेयों पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और यदि समय रह जाएगा तो हम रचनाएं भी छात्रों के साथ हम बैठ के रचनाएं भी करेंगे। कौन से प्रश्न से करना है आप? छात्रों, ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ ये 2005 की परीक्षा में आया था और विभिन्न सेटों में आया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्थात। अब देखें कि जो पहला प्रश्न है ये देखिए, मैं करके आपको बता रहा हूँ इसमें कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये देखिए, जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। छात्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये जो प्रश्न है ये आता रहता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो हम एक रेखा चित्र का कल्पना करेंगे कि हम एक चित्र बनाएंगे और इस तरीके से हम चित्र बनाते हैं और बनाने के बाद हम देखेंगे कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ना, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा सवाल में लिखा है, ये लाल पेन से देखिए मैं बता रहा हूँ, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये जो भाग है इस भाग को मैं अंडरलाइन करता हूँ और अपने आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें आप यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बनाएंगे और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। छात्रों, अगला शब्द देखें, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई साल परीक्षा में पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में आता है। अब आप देखें कि ये जो है इसकी केंद्र से दूरी, मैंने काली स्याही का उपयोग किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 5 सेंटीमीटर है और इसके बाद लिखा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। छात्रों, जैसा हमने पहले भी कहा था कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को जो छूने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यदि हम इसका ए नाम लिख दें और इसका हम बी नाम लिख दें तो हमको ये त्रिज्या आर ज्ञात करनी है। तो छात्रों, आप जानते भी हैं, हमने पहले पढ़ाया भी है, स्पर्श रेखा में हमने आपको बताया भी है कि ये जो कोण है स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए, ध्यान दीजिए, लाल रंग की जो है स्पर्श रेखा है और हरे रंग का जो है रेखा जो मैंने खींची है वो त्रिज्या है। इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के जो बीच कोण बनता है सदैव 90 डिग्री का बनता है। इसलिए जो त्रिभुज ABO होगा यह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसकी जरूर ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज है। इसीलिए छात्रों, पाइथागोरस थ्योरम हम जानते भी हैं, आपने 6वीं 7वीं 8वीं कक्षाओं में पढ़ा भी है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि हम इस तरीके से लिखें कि आधार का स्क्वायर धन
लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप समझ गए होंगे, कर्ण का स्क्वायर। आधार की जगह लिखा है 4 का स्क्वायर, लंब नहीं दिया है तो इसकी यहाँ पे हमने आर स्क्वायर लिखा, और कर्ण देखिए पूरा कितना लिखा है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे। और ये देखिए आर, इसको एक बार ऐसा यहाँ पे हल कर लेते हैं, 16 लिखा, धन आर स्क्वायर लिखा, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और अब देखिए अंतिम चरणों में सवाल का हल है, आर स्क्वायर बराबर ये 25, और चूंकि 16 इधर लिखा हुआ है उस तरफ जाएगा तो ऋण कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और देखें यहाँ पे ऋण 16 हो जाएगा, तो इसको हम आगे कैसे हल करते हैं, आर स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया, 25 में से 16 गया, आप कितना बचेगा 9 बचेगा, और आर बराबर वर्गमूल 9 बचेगा, और आर बराबर आएगा धन ऋण कितना आएगा 3। तो यहाँ पे जो हम उत्तर मानेंगे धन 3 मानेंगे, क्योंकि त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। और इकाई को देखें कि इकाई इसकी क्या हो जाएगी, यह सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब जो हमारा जो संपूर्ण हल है वह 3 सेंटीमीटर होगा। एक बार हम आपको शॉर्टकट फिर बता दें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यह 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो स्पर्श रेखा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट स्पर्श रेखा की है, उसकी केंद्र से जो दूरी है वह 5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद जो त्रिज्या है, देखिए ये जो त्रिज्या मैंने बनाई वह कितनी है, आर है। तो हमको इसमें आर का लंबाई ज्ञात करना था। ये समकोण त्रिभुज बनता है छात्रों, और जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम जानते हैं किस तरीके से हम इसको पाइथागोरस प्रमेय में लिख सकते हैं। और जहाँ जहाँ जो चीज़ें दी हैं उनका हमने बस मान रखा है। 4 का वर्ग 16 होता है, आर को हम आर स्क्वायर कहेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, तो ये आर स्क्वायर लिखा। तो 25 में से 16 उधर चला जाएगा, तो 25 माइनस कितना हुआ 16, आर स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया, कितना बचे 9 बचे। 9 का यदि हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार हम बहुत आसानी से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। बच्चों, यह जो प्रश्न आपने देखा, यह प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सर ने आपको बताया। हमने एक प्रमेय सिद्ध की है जिसको हमने बोर्ड पर सिद्ध करके आपको बताया था कि यदि PAB किसी वृत्त की स्पर्श रेखा हो जो A और B बिंदु पर किसी वृत्त की परिधि को प्रतिच्छेद करती है, और PT को स्पर्श रेखाखंड हो, तो PA × PB बराबर PT स्क्वायर होता है। इसी पर आधारित आंकिक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार का एक प्रश्न आगे संजय जी हमको बता रहे हैं। हाँ छात्रों, जैसा संजय जी ने कहा भी, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है 2005 की मुख्य परीक्षा में। शायद सेट सी में था या सेट ए में था, ऐसा हमको याद नहीं, पर 2005 की मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। और 4 नंबर का संजय जी प्रश्न पूछा गया था, जबकि ये प्रश्न बहुत आसान है। बहुत आसान है छात्रों। इसमें जैसा कि देखिए PAB वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। PA बराबर 4, PB बराबर 12, तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। छात्रों, एक बार तो सवाल को एकदम से देखने में ऐसा लगता है कि जो सवाल है कहीं इसका पूरा प्रमेय तो सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, पर ऐसी बात नहीं है, प्रमेय सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। और देखिए कितना आसान सवाल है कि आप देखेंगे कि जब हम हल करने लगेंगे, आप स्वयं हल कर रहे होंगे मेरे साथ, तो और चित्र भी हमारे साथ आप बनाते जाइए, और बनाएंगे तो आसानी होगी समझने में भी। देखें क्या लिखा है, PAB वृत्त की छेदक रेखा है। हमने पहले भी कहा था छेदक का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पे छेदती है। छेदती मतलब काटती है। देखिए ये रेखा आ रही है, आती गई, और ये पहली बार इसको वृत्त ने काटा, यहाँ पे इस जगह पे काट दिया, और फिर आगे बढ़ा इस रेखा को हमने, तो ये दूसरी जगह पे वृत्त को काट दिया इसने। तो जब 2 बिंदुओं पे काटती है तो हम इसके नाम को क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। और जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 बिंदु कौन कौन से हो गए, A, और दूसरा बिंदु कितना हो गया B। तो 2 बिंदुओं पे इस रेखा ने इसको काट दिया, और काट के PT एक अन्य स्पर्श रेखा है, और अन्य स्पर्श रेखा है तो इसको हम ऐसा निशान लगा के और स्केल की सहायता से खींचें थोड़ा सा, अन्यथा क्या है गलत होने की संभावना रहती है। इसको हम दूसरे स्याही से उपयोग करते हैं कि ताकि आपको समझ में आसानी से हो जाए कि ये PT क्या सर ने बनाया है, स्पर्श रेखा बनाई इस तरीके से छात्रों। और जैसा नाम लिखा है T, यहाँ पे आप T ही नाम लिखेंगे। और T नाम क्यों लिखेंगे,
क्योंकि देखें कि जो PA की लंबाई कितनी है, ये 4 लिखी है, तो ये PA कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। PB देखिए कितना लिखा है, 12 लिखी है, तो संभवतः आप जाएंगे डॉट डॉट लगा के, आप समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से निशान लगा के आप यहाँ पे कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। इसकी जो पूरी लंबाई है कितनी दी है, 12 दी हुई है। और छात्रों हमको ज्ञात क्या करना है, हमको PT की लंबाई ज्ञात करनी है, और ये इसका केंद्र हो गया। ध्यान दीजिएगा, चाहें तो इसको इस तरीके से मिला लें और इस पे इसको ये लंब डाल दें, यहाँ पे ये L लंब कहलाता है, और इसको भी इस तरीके से डॉट 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 करके इसको यहाँ से ऐसे मिला दें। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपने जो चित्र याद किया हुआ है प्रमेय नंबर 8.5, उस प्रकार की आकृति उभर के सामने आ जाती है। और जब आप इस प्रमेय को हल करेंगे और सोचेंगे किस तरीके से हम इस प्रमेय को हल करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से प्रमेय का प्रयोग होता है। PT² बराबर कितना हो जाएगा, PA इंटू कितना हो जाता है, PB हो जाता है। अब आप देखें ये PT² लिखा है छात्रों, बहुत आसान सवाल है। ये देखिए P से A तक की लंबाई दिख रही है ना, ये P से A तक कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। उसी प्रकार PB देखें, P से लेके ये पूरी B तक की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी हुई है छात्रों, ये 12 दी है। बस आपको कुछ नहीं करना है छात्रों, केवल यहाँ पे जो PA की लंबाई 4 रखनी है और PB की लंबाई यहाँ पे जो दी है 12 लिखनी है। छात्रों बहुत आसान सवाल है, और यदि आप 4 नंबर का सवाल आता है तो थोड़ी सी जानकारी से आप ये सवाल को हल कर सकते हैं। 12 चौके कितना हुआ, 48 हुआ। और हमको देखिए PT का मान याद करने बोला है, PT² का नहीं। छोटे बच्चे यहाँ पे भ्रमित भी हो सकते हैं कि सर यहाँ पे तो PT² आ गया है, तो आप तो जानते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में कर भी चुका है। PT बराबर हो जाएगा वर्गमूल 48, और 48 के जब आप गुणनखंड करेंगे, 48 के जब आप गुणनखंड करेंगे छात्रों, तो आप देखें कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं इस तरफ ले लेता हूँ यहाँ पे प्रश्न को, या चलिए आप मैं नीचे लेता हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए। तो PT बराबर देखें जब गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो गया 48। तो देखें कि जो खंड बन के निकल के आएंगे, 2 ये, तो जब हम PT बराबर लिखेंगे इस तरीके से, तो आप देखें कि PT बराबर हो जाएगा छात्रों, ये जो 2 का जोड़ा है 1 2 बन जाएगा, दूसरा जो 2 का जोड़ा है वह भी 1 2 बन जाएगा, और शेष कितना बचा रह जाएगा, √3। अर्थात देखें PT बराबर 4 हो जाएगा, √3। और हम इकाई में जाएं तो इकाई हमने क्या मानी है, सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इस तरीके से PT की जो लंबाई है छात्रों 4 √3 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसानी से हल होके आ जाएगा। बच्चों यह प्रयोग देखा आपने, PA इंटू PB बराबर PT², इस प्रमेय का। इसके उपरांत हमने एक और प्रमेय भी पढ़ी थी कि यदि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वे समान होती हैं। इस प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और वह भी महत्वपूर्ण है। इसी पर आधारित एक प्रश्न का अनुरोध हम संजय जी से करेंगे कि वे इस पर आधारित एक प्रश्न हमको आंकिक प्रश्न हल करके बताएं। हाँ छात्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस प्रश्न को, और प्रश्न देखें, PAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है छात्रों। ये 8.1 प्रश्न 8.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है छात्रों। हमने इसको अपनी पहली वाली कक्षा में भी हमने इस प्रश्न को हल किया था, और हल करने के बाद ये जो प्रश्न है पूरी तरह हल किया था, और हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि इस प्रश्न को एक बार और आपके सामने हल किया जाए तो अच्छा रहेगा, और हम इसको आपको हल करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करके आपको बताएंगे। छात्रों देखिए, आप देखिए, यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द की थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ AB बराबर AC और COR वृत्त के लिए बोला जाता है, इस शब्द की भाषा का उपयोग किया जाता है। त्रिभुज ABC अंतःवृत्त हो जो BC को L पर स्पर्श करती है,
तो सिद्ध कीजिए कि L भुजा BC को समद्विभाजित करता है। हमने पहले भी बहुत अच्छे से बताया था, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा लगता है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो छात्रों, मैं अगले पृष्ठ पे सवाल को लेता हूँ, और क्योंकि इसमें तो ऐसा जगह है नहीं, तो देखिए अगले पृष्ठ पे सवाल। छात्रों, सबसे पहले आप जैसा प्रश्न है, किताब से आप प्रश्न को मिलान भी करेंगे, किताब से आप मिला भी रहे होंगे छात्रों। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, और ए लिखा इसको यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट B, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने C लिखा इसको। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक वृत्त है और इसके अंदर एक वृत्त है, और कैसे खींचेंगे वृत्त, तो प्रकाल पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हैं, पर चूंकि प्रश्न है, कोई ज्यामिति रचना नहीं करनी है आपको, तो आप अपने पेन से अच्छी तरह से इस तरीके से एक अंदर यहाँ पे गोला खींचें कि जो तीनों बिंदुओं को ये टच करता हुआ इस तरीके से ये जाएगा। ध्यान दीजिए, तीनों इस तरीके से आप बड़ी सावधानी पूर्वक खींचेंगे। और ऐसा करते समय मैंने कहा ना कि रचना का सवाल नहीं है, पाठ 9 का सब प्रश्न नहीं है कि आप यहाँ पे सीधे प्रकाल और पेंसिल का उपयोग करेंगे। यदि आपकी हाथ थोड़ा अच्छी तरह से आप बनाने के अभ्यस्त हों तो आप पेन से भी बना सकते हैं। और प्रश्न में लिखा है कि जो BC बिंदु को ये L पर स्पर्श करेगा, यहाँ पे ये L बिंदु बना दें, और इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख दें, M लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख दें, N। तो इसमें जो हमको हल करना है, या हम कह सकते हैं सिद्ध करना है, कि जो बिंदु है इस पूरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BL बराबर कितना लिखेंगे, LC। और ज्ञात है कि यदि प्रारंभिक चरण आप लिखते हैं तो जो प्रश्न की पूरी भाषा सिद्ध करना है को छोड़ के, यदि हम आपको दिखाएं यहाँ पे ज्ञात है करने में लिखना चाहें तो ये जो सिद्ध करना है, देखिए मैं इस हरे स्याही से इसको आप बताता हूँ कि ये सिद्ध करना छोड़ के, यहाँ पे मतलब ये पैरा छोड़ के, इस जगह को छोड़ के, बाकी जो ऊपर की सभी लाइनें हैं, मतलब जो यदि हम लाल पेन से अंडरलाइन लगाएं पूरा इस तरीके से, ये पूरा ये जो आ रहा है जहाँ तक जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा आप ज्ञात है में लिख सकते हैं। किताब की ही पूरी भाषा है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा ध्यान देना है कि जो पूरी भाषा है यह ज्ञात है हो जाएगी। और सिद्ध करने में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से है। तो यहाँ पे चूँकि L बिंदु इस पूरी BC भुजा को 2 बराबर भागों में काटती है, तो हमको सिद्ध करना है कि BL किसके बराबर होगा, LC के बराबर होगा। छात्रों, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, इसके हल को देखें छात्रों, थोड़ा सा अच्छा हल है, ध्यान दीजिएगा। AB पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है। सवाल में दिया हुआ है कि AB किसके बराबर है, AC के, और यहाँ पे आप ऐसा ज्ञात है लिख देंगे, यहाँ पे कारण लिखना जरूरी होता है ज्योमेट्री के प्रश्नों में, इस तरीके से। दूसरा छात्रों, ये देखिए हमने आपको पहले भी कहा था कि जब किसी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, जब किसी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से, यहाँ पे देखें इस तरीके से, ये एक वृत्त है, और इस वृत्त में यदि हम बाहरी बिंदु ये माने, और बाहरी बिंदु से यदि हम ऐसी स्पर्श रेखा खींचें, तो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं, ये दोनों लंबाइयाँ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आपके प्रश्न में देखें, मैं आप पुराने रेखा चित्र को एक बार फिर बना के बताता हूँ कि इस तरीके का आपका प्रश्न दिया है, और इसके अंदर एक ऐसा वृत्त बनाया हुआ है। अब आप देखेंगे छात्रों कि ये जैसे मान लीजिए A बिंदु है, तो इस जगह पे जहाँ निशान लगा रहा हूँ तो उतनी जगह पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि ये भी स्पर्श रेखा है, जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, यह भी स्पर्श रेखा है, और दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है छात्रों। तो ये भी बाह्य बिंदु है, यहाँ पे M दिया हुआ है, यहाँ पे N दिया हुआ है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं छात्रों बराबर होंगी। और आप देखेंगे हम आगे इसको लिखते हैं कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, AM बराबर क्या लिखेंगे, AN, और कारण में लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, या ऐसा लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, बाह्य बिंदु से ध्यान दीजिएगा खींची गई स्पर्श रेखा। मैंने पहले भी बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा।
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। छात्रों, इतना करने के बाद ऐसी सीधी लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे ऋण का निशान लगाइएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रश्न को घटा रहे हैं। अब आप घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AB माइनस AM, और बगल में भी क्या लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को पहले लिखेंगे AC और नीचे वाली संख्या को बाद में लिखेंगे AN। अब आप देखेंगे, आप देखें इस पूरी AB लंबाई में से, इस पूरी AB लंबाई में से यदि ये जो AM लंबाई है, यदि AM लंबाई कम हो जाए, यदि ये लंबाई कम हो जाए तो कितनी लंबाई बचेगी? आप खुद भी कह सकते हैं कि सर MB लंबाई बचेगी। तो यहाँ पे इस पूरी लंबाई में से ये वाली लंबाई कम हो जाए तो छात्रों लंबाई कितनी बचेगी? केवल BM बचेगी। उसी प्रकार देखें, इस पूरी AC लंबाई में से छात्रों ऊपर की लंबाई यदि हम हटा दें तो कुल कितनी लंबाई बचेगी? NC लंबाई बचेगी, और इसको हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। छात्रों, जैसा हमने पहले भी कहा था कि B बिंदु से भी हम 2 स्पर्श रेखाएं डालें तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं, देखिए BL भी स्पर्श रेखा है और BM भी स्पर्श रेखा है, और दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि BM बराबर BL लिख सकते हैं। कारण वही लिखेंगे, कारण दोबारा दोहराएंगे उस कारण को कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, पूरे शब्दों को लिखेंगे, ऐसा पूरा कंप्लीट लिखेंगे। और आप देखें यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे CL, इसी बिंदु से CL स्पर्श रेखा है और इसी बिंदु से CN स्पर्श रेखा है। तो यह भी क्या हो जाएगा, CL बराबर कितना हो जाएगा, CN, और इसको क्रमांक 3 का प्रयोग करें। छात्रों, अब आप ऐसी लाइन खींच लें। अब आपको हम बताते हैं कि देखिए जो BM है, BM के समकक्ष है, बराबर है। ऐसा तो आप, मैं काटने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, पर चूंकि सवाल समझाना है, समझ में आ जाए, आप अपने काटने का चिन्ह किताब में मत लगाइएगा जब कॉपी में हल करें। केवल मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये देखिए जो CL है, यहाँ पे CN है, ध्यान दीजिए, ये जो CN लिखा हुआ है, ये CN, इस CN से हट जाएगा। तो देखिए सारी जो राशियाँ, एक समान राशियाँ हम कैसे कैसे हटा लेंगे, और अंत में क्या बचेगा, ये वाली लंबाई देखिए, मैं निशान लाल निशान से लगा रहा हूँ, BL लंबाई बचेगी, और यहाँ पे क्या बचेगी, CL लंबाई बचेगी। देखिए ये BM से हट जाएगा, CN से CN हट जाएगा, तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, यदि हम इसको लिखते हैं तो ये बचेगा BL बचेगा, और कितना बचेगा, CL बचेगा। और इसको हम यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे कारण देना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण का नाम लिख के 1, 2 और कॉमा लगा के 3 से, तो ये पता चल जाएगा कि आपने किन चीज़ों का उपयोग किया है। अर्थात आपने इसका उपयोग किया है, इसका उपयोग किया है और इसका उपयोग किया, और हमारा जो प्रश्न है आसानी से हल हो जाएगा। छात्रों, बहुत उपयोगी प्रश्न था और हम समझ सकते हैं कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित यह जो 2 प्रश्न अभी सर ने किए, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वृत्त की स्पर्श रेखा के संबंध में हमने पिछली कक्षा में आपको सारा बताया था। क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न भी उसमें ज़रूरी था आपको बताना, इसलिए हमने शुरुआत की पहले इन प्रश्नों की। और इस प्रकार अध्याय 8 वृत्त की स्पर्श रेखा संपन्न होता है। अब प्रारंभ होगा ज्यामितीय रचनाएं, अध्याय 9। बच्चों, ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, जिन पर बहुत सारी रचनाएं होती हैं, जैसे कि परिगत वृत्त बनाना, अंतर्गत वृत्त बनाना और मध्यिका बनाना, चक्रीय चतुर्भुज बनाना, समांतर रेखाओं से एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के विभिन्न अनुपातों में त्रिभुज बनाना, कि एक ऐसे त्रिभुज को बनाइए जो दिए गए त्रिभुज से जिसकी प्रत्येक भुजा 6/7 है। इस तरह की अनेक रचनाएं होती हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण रचनाएं हम आपको इस कक्षा में बताने का प्रयत्न करेंगे। हम संजय जी से ये चाहेंगे कि जो परिवृत्त और अंतर्गत वृत्त बनाया जाता है, तो परिवृत्त में हमको भुजाओं का अर्धक करना होता है, तो सबसे पहले वे हमको किसी सरल रेखा का अर्धक करना बताएं, और अंतर्गत वृत्त में हमें कोणों का अर्धक करना होता है, तो वह हमें कोणों का अर्धक करना बताएं, जिसके बाद जब बच्चे रचना करें तो उन्हें बहुत आसानी से फिर वो समझ में आ जाए। क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ इतना कहेंगे कि हमने भुजा का अर्धक किया, तो आपको ये समझ लेना है कि भुजा का अर्धक किस प्रकार किया। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले वह शुरुआत इन दोनों भुजाओं के अर्धकों से करें। हाँ, जैसा संजय जी ने कहा, संजय जी बिल्कुल छात्रों की
मानसिकता को समझते हैं कि छात्रों को कहाँ कहाँ पे कठिनाई होती है और वास्तव में संजय जी ने उन प्रश्नों को बताया है, बताने के लिए कहा है कि जहाँ जहाँ आप गलती करते हैं, मतलब यदि हम मूलभूत बातों को ही बच्चों को बता दें तो हमारे बच्चे क्या है आसानी से रचनाएं समझ सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि कभी बच्चे लंबवर्धक का मतलब नहीं समझते हैं तो कभी कोणार्धक का मतलब नहीं समझते हैं। और 10वीं कक्षा में है तो 10वीं कक्षा के स्तर से कुछ छोटी मोटी बातों को हम पहले समझते हैं और उसके बाद हम अपने प्रमुख प्रश्न मैं ये चाहता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं पहले उसके अवरोधों को हटा लें, पहले उसको साफ कर लें, उसमें कांटे पत्थर जो कुछ भी है उनको सब एक तरफ कर लें और उसके बाद जब हम उस रास्ते से जाएं तब फिर हमें कोई अवरोध का सामना ना करना पड़े। तो जैसा छात्रों हम बताते हैं, पहले हम छोटी सी शब्दों में परिवृत्त का मतलब समझाते हैं। छात्रों जब आपको सवाल में ऐसा कहीं दिया रहेगा कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आपसे कहेंगे कि त्रिभुज की रचना करो और इस त्रिभुज के बाहर परिगत वृत्त खींचिए। अब बात जैसा कहा ना, परिगत वृत्त बाहर खींचिए, हमने शब्द का इस्तेमाल किया बाहर खींचिए परिगत। मतलब मैं तो जानता हूं कि जो वृत्त है वो बाहर बनता है, आप नहीं जानते होंगे, तो हम आपको पहले इस बात को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि बाहर का क्या मतलब होता है और अंदर का क्या मतलब होता है। आप देखें, सबसे पहले हम प्रकाल की सहायता से, छात्रों बच्चों हम आपको केवल अभी समझा रहे हैं इसलिए हमने पेन का प्रयोग किया हुआ है, पर हम आपको प्रकाल और पेंसिल का प्रयोग करना सिखाएंगे। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और BC जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसा चाप लगाएंगे प्रकाल की सहायता से। जब त्रिभुज बन जाएगा तो इसका हम लंबार्धक खींचते हैं। लंबार्धक खींचने के बाद ऐसा वृत्त जो तीनों शीर्षों से होता हुआ जाता है, तो हम ऐसे वृत्त को हम क्या कहते हैं? परिगत वृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वृत्त जो तीनों त्रिभुज के शीर्षों, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से और इस त्रिभुज की जो शीर्ष हैं वह उनका जो नाम है इस तरीके से A, B और C है। और छात्रों जैसा कि परिभाषा है, परिगत वृत्त कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है कि जो वृत्त त्रिभुज के तीनों बाहरी शीर्षों से होता हुआ जाता है, ऐसे वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा परीक्षा में पूछी भी जाती है और आपको उसका आंसर लिखना भी है। तो एक प्रकाल के सहायता से त्रिभुज बनाएंगे और फिर परिगत वृत्त बना के हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब छात्रों जैसा कि सर ने कहा था कि आपको हम पहले लंबार्धक का मतलब बता दें कि लंबार्धक किसे कहते हैं और लंबार्धक को हम कैसे खींचते हैं, इसका ज़रूर आपको मतलब बताते हैं। छात्रों सबसे पहले आप जब लंबार्धक की बात करेंगे तो स्केल की सहायता से आप कोई भी रेखा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेखा खींचता हूँ, 6 सेंटीमीटर की रेखा मैं खींचता हूँ, है ना। इसको हम स्केच से करके दिखाते हैं क्योंकि स्केच से, पेंसिल से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे एक मोटे स्केच की सहायता से आप पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा, आप स्केच का प्रयोग कतई नहीं करें। कतई स्केच पेन या पेन का प्रयोग करना वर्जित है रेखा चित्रों में। छात्रों इसके बाद हम इसमें हम इसको नामांकित कर देते हैं। जैसे A कोना हुआ, दूसरा कोना ये B लिया मैंने, यहाँ पे एक रेखाखंड मैंने खींचा है B। छात्रों ये जो आप देख रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट, आप भली भांति परिचित होंगे, छोटी कक्षाओं से भी आप इसको करते आए हैं। अब आप देखें कि इसका जो बीच का बिंदु है यहाँ पे कहीं आता है, अंदाज से मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे आप अंदाज से आप भी लीजिएगा। यहाँ पे बिंदु बनाइएगा नहीं, केवल मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि लंबार्धक कैसे खींचते हैं। अब आप देखें, यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो बीचों बीच कहलाएगा लगभग, और थोड़ा सा आधे से अधिक, है ना, जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आधे से ज़्यादा दूरी। जैसे AB की लंबाई मान लीजिए 6 है तो हम 4 या 5 सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। और इस A बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, A बिंदु से हम यहाँ पे ऐसा एक चाप खींचते हैं और बिना इसको हटाए बढ़ाए घटाए नीचे की तरफ भी एक चाप खींच देंगे। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, और इसको बिना मतलब हिलाए, बिना इसकी दूरी को कम ज़्यादा किए अब हम B बिंदु पे जाएंगे और B बिंदु से भी यहाँ पे हम एक चाप खींच देंगे इस तरीके से छात्रों। और खींचने के बाद देखिएगा यहाँ पे स्केल की सहायता से मैं
आपको थोड़ा सा गाढ़ा करके भी दिखाता हूँ, पर आप ये जो मैं उपयोग कर रहा हूँ केवल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। स्केच पेन का उपयोग, आप स्केच पेन का उपयोग कतई मत कीजिएगा, आप पेंसिल के प्रयोग से इसको बताइएगा। मैं गाढ़ा कर रहा हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई दे दे। और फिर इसके बाद छात्रों हम स्केल की सहायता से दोनों कटान बिंदु, मतलब एक कटान बिंदु ये वाला कहलाता है और दूसरा कटान बिंदु ये वाला कहलाता है, दोनों कटान बिंदुओं को ध्यान में देते हुए ये जो क्रॉस है ये कटान बिंदु है और ये जो कटान बिंदु है इसको मिला के एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। तो जब ये रेखा खींचती है छात्रों, तो इस रेखा को हम L नाम दे देते हैं या PQ नाम दे देते हैं। तो छात्रों ये जो रेखा है L, यह पूरी AB रेखा की लंब अर्धक कहलाएगी। अब आप इस शब्द का इस्तेमाल देखिए, इस शब्द को हम कैसे बताते हैं। पहला लंब हो गया और कॉमा लगा के हमने इसका दूसरे मीनिंग को अर्धक हमने बता दिया इसमें, लंब अर्धक इस तरीके से। तो आप देखें लंब अर्धक का मतलब है कि यह दो बराबर भागों में बढ़ती भी है, पहली बात, और दूसरी बात क्या कि ये जो रेखा जा रही है ये वाली रेखा इस AB भुजा पे लंब भी होगी, क्योंकि लंब भी है और दोनों को दो बराबर भागों में बांटती भी है, इसलिए क्या कहलाएगी, लंब, और दूसरा क्या कहलाएगी, अर्धक कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, लंब अर्धक यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं, अर्धक लंब अर्धक कहलाएगी और आप आसानी से हल भी कर सकते हैं। और लंब अर्धक का एक विशेष महत्व है, पिछली कक्षा में पाठ 12 में हमने पढ़ा हुआ है बिंदु पथ में कि जो लंब अर्धक रेखा होती है उसकी इस पे स्थित जितने भी बिंदु होते हैं उनकी A और B से जो दूरियां होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। इस तरीके से हम लंब अर्धक रेखा बच्चों हम खींच सकते हैं। अब हम इनको लंब अर्धक रेखा के साथ आप परिगत वृत्त की रचना भी इनको बता दीजिए, क्योंकि परिगत वृत्त की रचना इसी पर आधारित है, हाँ, लंब अर्धक पर, ताकि एक हमारा ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद समय रहता है तो फिर अंतर्गत वृत्त भी हम सर से जानना चाहेंगे। छात्रों जैसा कि संजय जी ने कहा है और मैं आपको एक इसका 9.1 प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न के पहले खंड को बताता हूँ। 9.1 प्रश्नावली पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहला प्रश्न है, फिर दूसरा प्रश्न है और फिर तीसरा प्रश्न में 3 खंड दिए गए हैं और उसके परिगत और अंतर्वृत्त। उसके मैं पहले खंड को लेता हूं। पहले 2 प्रश्नों को छात्रों हम अभी हल नहीं कर रहे हैं, आपको हम हल करके दिखाएंगे, पर जो ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है जिनका ज़्यादा बहुधा उपयोग होता है उनको हम लेते हैं और फिर हम आपको कठिन प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आप देखें कि सवाल है परिगत वृत्त, परिगत वृत्त की रचना कीजिए, वह रचना के प्रमुख चरण लिखिए और जहाँ पे दिया है छात्रों AB बराबर 4, BC बराबर 4 और AC बराबर 6 सेंटीमीटर। छात्रों जितने भी प्रश्न पत्र देखे हैं हमने और बच्चों को आए हैं प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न पत्रों में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अंतःवृत्त और परिगत वृत्त से संबंधित होते हैं सामान्यतः। छात्रों इसमें 3 नापें दी गई हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ज़्यादातर बच्चे 4 सेंटीमीटर का उपयोग लेके कर देते हैं, पर जब छात्रों इस तरीके से 3 नापें दी गई हों तो हमारा आपको सलाह है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उस भुजा को सबसे पहले लीजिएगा और जो सबसे पहली बड़ी भुजा है आप देखें यहाँ पे प्लेन कॉपी के बीचों बीच बनाइएगा, साफ कॉपी पे बनाइएगा, सफ़ेद पृष्ठ का उपयोग कीजिएगा और प्रकाल पेंसिल और चांदे का उपयोग कीजिएगा। छात्रों स्केच पेन का उपयोग नहीं कीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए गाढ़े अक्षर के लिए मैं ये बना के आपको बताना चाहता हूँ। देखिए